ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸದರಾದಂಥ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಬಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೈರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. I kindly request to Sri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister and leaders to release the book. 1975-77ರಲ್ಲಿ ಏನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ I kindly request to the Sri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister for Union, to address the press media. पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, देश में इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी आपके सामने एक पुस्तक का भी विमोचन किया है, जिसकी प्रस्तावना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा जी ने लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने भी इमरजेंसी के दौर के अपने अनुभवों के आधार पे एक समीक्षा करी थी। और 50 साल पहले कांग्रेस ने इमरजेंसी के माध्यम से देश के संविधान की हत्या करने का प्रयास किया था। जो डॉक्यूमेंट भी निकल कर आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी लगाने के पीछे एक कारण तो ये था कि इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके खिलाफ निर्णय दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था। बाद में जब वो सर्वोच्च न्यायालय में गई थी तो उनको प्रोटेक्शन इंटरिम इतना ही मिला था कि वो संसद की सदस्य तो रह सकती है, पर संसद में वोट नहीं डाल सकती। एक व्यक्ति के ऊपर न्यायालय के निर्णय पर उन्होंने पूरे देश को इमरजेंसी के रास्ते पे धकेल दिया। ये कोइंसिडेंस था कि
उसी से पहले दो बड़े आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास हुआ। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड में आर्टिकल लिखा गया कि देश में एक दलीय प्रणाली होनी चाहिए। तो उस समय शायद इंदिरा जी की मंशा ये रही होगी कि देश में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बंद कर दो ताकि चाइना की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम रहे। उस समय बीके नेहरू, जो नेहरू जी के कजिन थे, उन्होंने लेटर लिखा। पहले नेशनल हेराल्ड ने लिखा, बीके नेहरू ने कर लिखा और उस पर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर एक कमेटी भी बना दी। तो ये जो कांग्रेस का एक सिस्टमेटिक प्रयास इस देश में रहा है कि कांग्रेस माने परिवार और परिवार माने देश, इसी का ये परिणाम रहा है कि कांग्रेस के अधिनायकवादी एक दलीय शासन प्रणाली की ही उत्पत्ति ओरिजिन इमरजेंसी के रूप में थी, जिसमें मीडिया को सेंसर का सामना करना पड़ा, देश के नागरिकों के अधिकार छीने गए, विपक्षी दलों और गांधीवादी संस्थाओं को जेल भेजा गया, देश में एक ऑबिडियंट जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। ये तो इस देश की जनता के अंदर जो स्वाभिमान की भावना थी और लोगों ने जो संघर्ष किया, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, इमरजेंसी का खात्मा हुआ। लेकिन ये देश अपने संविधान के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे चले, देश में लोकतंत्र जीवित रहे, देश में गणतंत्र जीवित रहे, देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग रहे, देश में निर्भीक जुडिशरी रहे, देश में मीडिया की स्वतंत्रता रहे, फेडरल स्ट्रक्चर से देश तरक्की करे, इसके लिए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी का अर्थ है कि देश न कभी लोकतंत्र की हत्या के इस दिवस को भूला है और हम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसको भूलेंगे भी नहीं। और उसी के मद्देनजर ये प्रधानमंत्री जी के द इमरजेंसी डायरीज को भी यहां पर आपके सामने, चूंकि ये तो आ चुकी है, इसका लोकार्पण किया चुका है, लेकिन कर्नाटक में आज इसको लोकार्पित किया है। दूसरा एक बड़ा विषय है कि इस देश में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के साथ हमेशा धोखा करने का काम किया है। ओबीसी को जो आरक्षण देश की आजादी के बाद मिलना था, वो कांग्रेस ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके लागू नहीं होने दिया। मंडल आयोग भी तभी बना जब इस देश से कांग्रेस समाप्त हुई और गैर कांग्रेस सरकार जनता पार्टी की सरकार आई। अगर जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो मंडल आयोग भी कभी नहीं बनता। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी तभी लागू हुई जब इस देश से कांग्रेस की सरकार चली गई। अगर गैर कांग्रेसी सरकार वीपी सिंह की नहीं आती तो मंडल आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं होती। ओबीसी को संवैधानिक आयोग का भी दर्जा तभी मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। तो जब भी इस देश में कांग्रेस सत्ता में रही है, ओबीसी को कभी कुछ नहीं मिला है। और यही कारण है कि जो ओबीसी का वर्गीकरण का विषय कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया जी की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया
उनके हाईकमान के इशारे पे, और वो कभी भी इसको न्याय नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 1931 के बाद, आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना को स्वीकृति दी है। हमारी सबका साथ सबका विकास की नीति समाज के सभी वर्गों के साइंटिफिक डाटा के आधार पर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में की गई कल्याणकारी नीतियां, गरीब कल्याणकारी कार्य इसी उद्देश्य के साथ किए गए कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। और इसलिए हमारा सबका साथ सबका विकास का अर्थ सामाजिक न्याय को देश के कोने कोने में पहुंचाना है। और देश की ओबीसी की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ गई है कि कांग्रेस के राज में जो धोखा देने का काम किया है, इसके कारण कांग्रेस के राज में कभी भी ओबीसी को न्याय नहीं मिला है। कांताराज कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करना, सोशल जस्टिस की जगह पर अपने पॉलिटिकल हिसाब को तय करना, ओबीसी की जगह मुस्लिम अपीजमेंट को आरक्षण का आधार बनाना, 165 करोड़ रुपए की जो रिपोर्ट है उसको डंप करना, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने भी नीतियां अपनी सरकार में बढ़ाई थी उनको भी पीछे करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। देश में जो रजिस्ट्रार होते हैं जनसंख्या के, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो जनसंख्या करें। आजादी के बाद पहली बार हम लोग कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं, और इस कास्ट सेंसस के माध्यम से सोशो इकोनॉमिक, कास्ट, एजुकेशनल सारे एस्पेक्ट को हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस संबंध में लगाए जाने वाले नारे धोखे देने वाले हैं। उनके द्वारा उठाई जाने वाली बातें उनके इतिहास से मैच नहीं खाती। उनके लिए ये संविधान की किताब को जेब में रखने जैसा है, और हमारे लिए संविधान को उसकी स्पिरिट के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना के साथ जन जन में लागू करने का है। धन्यवाद। कर्नाटक प्रदेश की सरकार का मानना यह है कि पहले उन्होंने तेलंगाना में और उसके बाद कर्नाटक में जब कास्ट सेंसस करवाया, उसके बाद केंद्र की सरकार ने जवाब में आकर के निर्णय लिया कि वो कास्ट सेंसस करवाए। इस तरह का दावा आप कर रहे हैं कि वो पूरी तरह का न्याय हर व्यक्ति को मिले, वैसा ही दावा उनका है। हालांकि आपका ये कहना है कि ये अधिकार केंद्र सरकार का है, पर राज्य सरकार भी अगर इसको करे और किस मंशा के साथ करे कि जो सबको सामाजिक न्याय देना चाहती है, इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं। उनका तो 70 साल सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं करा? उनकी तो 70 साल सरकार रही, उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन को क्यों नहीं लागू किया? उनकी तो सरकार रही, उन्होंने काका कालेलकर कमीशन को क्यों दबाया? उनकी तो सरकार रही, उन्होंने मंडल आयोग को लागू क्यों नहीं किया? उनकी तो सरकार रही, उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा क्यों नहीं दिया? और उन्होंने ये जो कमीशन है कांताराज की, इसको डंप क्यों किया? पहले कांग्रेस वालों से आप जवाब लेके आओ, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। राज्य में जो है सियासी घमासान इस तरह से चल रहा है, कांग्रेस सरकार के भीतर जिस तरह से अलग अलग करप्शन को लेकर असंतोष की आवाज उठ रही है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि कांग्रेस के घमासान में वो एक दूसरे को बेईमान कह रहे हैं। अब वो कौन असली है तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, पर जनता जानती है कि सरकार पूरी तरीके से बेईमानी और भ्रष्टाचार की सरकार है।
हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं, समाज के हर वर्ग को न्याय देने में विश्वास रखते हैं और उसको लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा या विवाद का जो मुद्दा बना हुआ है वो संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाने को लेकर जो विवाद चल रहा है, आप क्या कहेंगे? इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के द्वारा जो ओबीसी को धोखा दिया है वो चल रहा है और हम ओबीसी के न्याय के लिए काम करेंगे। सरकार ओबीसी और सभी वर्गों को पूरी तरीके से न्याय देगी। हो गया, उसको अभी एनबीडब्ल्यूएल की मीटिंग में पूरा डिस्कस कर लिया, अभी 2 दिन पहले देहरादून में। स्टेट बीजेपी में ऊर्जावान, नौजवान और कर्नाटक को दिशा देने वाली लीडरशिप है और हम कर्नाटक में नई सरकार बनाएंगे। State government had mentioned to the central government that it is due to the dereliction of the duties of the police. Now, even the union government has endorsed the statement by state government, whereas the people of Karnataka very clearly have seen that it was not due to the dereliction of the police. So, how do you see this, sir? ये पूरी तरीके से कर्नाटक सरकार की नेग्लिजेंस है। कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है। The one is that Tiger and the Cubs were escaped by boys. Would you want to bring in some of the changes, major changes in the forest department? ये मैंने उसकी इंटरिम रिपोर्ट मंगाई है और मेरे को इंटरिम रिपोर्ट आ भी गई है। हम उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और ये जो हमारा एक पूरा इंटर स्टेट जो टेरिटरी एरिया है जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का एरिया भी पूरा लगता है, ये हमारा सबसे देश का महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। मैं पूरी संवेदना के साथ इसको कर रहा हूं क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट जस्ट मेरे पास आई है। मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके भी भेजी थी। हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। ರಾಜದಾರಿ ಟಿವಿ, ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾದಾರಿ.